बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह-ए-नशीन तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेयर ग्रेटर हैदराबाद मजलिस बल्दिया, अरकान बल्दिया, जनाब सईद सैलम साहब, जनाब नायडू साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ अरकान, सदर मोतमदीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक दूसरा जलसे हालात हाज़रा जुबली हिल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुनक़्क़द किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इन जलसों को मुनक़्क़द करने का मकसद ये है कि हम आवाम के दरमियान में जाकर आने वाले दिनों में जो असम्बली और पार्लिमानी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं कि आवाम के दरमियान में जाकर इन तमाम चीज़ों को आवाम के सामने रखे ताकि आवाम एक अच्छा फ़ैसला ले सके। और मजलिस की कोशिश यही है कि जहाँ पर हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि अल्लाह के फजल व करम से जो पिछले असम्बली और पार्लिमानी इंतख़ाबात में हमारे अरकान असम्बली जो कामयाब हुए, उन दोबारा उन्हीं हल्क़े जात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कामयाबी को बरकरार रखे। और मजलिस ये चाहती है कि ऐवान असम्बली में हमारी नुमाइंदगी में इजाफ़ा हो। और मजलिस की कोशिश यही है कि जहाँ पर ऐवान असम्बली में हमारी नुमाइंदगी में इजाफ़ा हो, वहीं पर हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है उस लोकसभा में भी हमारी नुमाइंदगी में इजाफ़ा हो। इसीलिए मजलिस ने फैसला लिया कि हम लोग जमात की तरफ से जुबली हिल्स में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को उतारेगी। मजलिस की कोशिश रहेगी कि न सिर्फ जुबली हिल बल्कि राजेंद्र नगर, मुशीराबाद और अधोनी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। निज़ामाबाद ज़िले से भी मजलिस का उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतख़ाबात में हिस्सा लेगा। और यह मजलिस क्यों चाहती है? मजलिस यही समझती है और मजलिस की सोच जो आज से 55 साल पहले जब इस जमात का दोबारा अहिया किया गया, हिस्सा लेना पड़ेगा। ये बात 55 साल पहले मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कही। मजलिस के दस्तूर को तरमीम किया गया और हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे उसको किया गया। 55 साल पहले मजलिस ने कहा था कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे, इसलिए लेंगे ताकि हमारी मजहबी शनाख्त बरकरार रह सके, ताकि हमारी तहजीबी शनाख्त को हम और मजबूत कर सकें, ताकि हम हमारी सफ़ों से जो गरीबी है उसका खात्मा कर सकें। नाइंसाफ़ी जो हमसे की जा रही है उस नाइंसाफ़ी के दौर का हम खात्मा कर सकें। ये वही जमात थी, वही मरहूम सदर थे जिन्होंने जब पहले आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लास कमीशन बना तो यही मजलिस थी। मरहूम सदर ने जाकर बैकवर्ड क्लास कमीशन से मुतालबा किया था कि यहाँ पर गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये नुमाइंदगी ऑन रिकॉर्ड उस वक्त मरहूम इनकम टैक्स अदा नहीं करते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट के बारे में कहा। मजलिस हर मोड़ पर बेबाक तरीके से नुमाइंदगी करती आई है। हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत से इल्ज़ामात लगाए। कभी हमको फ़िरका परस्त कहा गया, कभी हमको एक एक नई किस्म के हमको गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया हमारे बारे में। मगर मजलिस ने आवाम के मसाइल को सामने रखकर अपनी पॉलिसियों को बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, आप जानते हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, अगर हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी जमात को मजबूत कर सकें। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मजलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम फ़िरका परस्त है।
सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस पर इल्ज़ाम लगाने वाले ये तो बताओ कि 1960 में जब पहला बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मजलिस के 20 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए थे। उस 20 अराकीन बल्दिया में 2 दलित भाई 1960 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर मुंतखब होकर आए। और जब मजलिस की इस कामयाबी को देखे तो रातों रात उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, उस वक्त हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की बल्दिया अलग थी, मजलिस की गैर मामूली कामयाबी पर उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत परेशान हो गई और रातों रात जियो इशू किया गया और हैदराबाद की बल्दिया और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिलाया। तो हिंदुत्वा जजमेंट कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्वा के बारे में साफ तौर पर बताया क्या है। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट इसलिए लेते हैं कि उस कम्युनिटी के गुर्बत का खात्मा करने के लिए, अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट इसलिए लेते हैं कि आप उस कम्युनिटी में तालीमी पसमानदगी खत्म करना चाहते हैं, अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट लेते हैं ताकि उनसे नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि यह कानूनन जुर्म नहीं है, यह कानूनन जुर्म नहीं है। अब बताइए आप, जब मजलिस इस तमाम पसमानदगी को, तालीमी पसमानदगी को, नाइंसाफी के तमाम वाकयात को बयान करती है और इंसाफ के लिए लड़ती है, तो फिरका परस्ती का इल्जाम कैसे होता है? मजलिस किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, आरएसएस मजहब के खिलाफ है, संघ परिवार मजहब के खिलाफ है, विश्व हिंदू परिषद मजहब के खिलाफ है, बजरंग दल मजहब के खिलाफ है, बीजेपी मजहब के खिलाफ है। बीजेपी नफरत की सियासत करती है और नफरत की सियासत पर एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा करके, उसका डर पैदा करके ये संघ परिवार के लोग वोट हासिल करते हैं। मजलिस किसी हिंदू भाई से नफरत नहीं करती, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो सियासी जद्दोजहद है वो क्या है कि यकीनन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उनसे इंसाफ नहीं हुआ। और जब मैं ये कहता हूं तो कौन सी फिरका परस्ती की बात है? जब जस्टिस सच्चर की कमेटी ने, वो तालीमी तौर पर पसमानदा है, क्या वो तमाम जो उनकी फाइंडिंग्स थी, क्या वो तमाम उसकी रिपोर्ट में जो बताया गया आदद और शुमार देकर, वो तमाम के तमाम क्या फिरका परस्ती पर मुबन्नी थे? क्या वो तमाम नेशनल सैंपल सर्वे, वो तमाम 2001 का सर्वे, क्या वो तमाम गलत है? मजलिस यही कहती है कि हमको हमारे मुल्क में हक मिलना चाहिए। संघ परिवार फिरका परस्त ताकतें क्या समझती हैं? अगर बीजेपी और आरएसएस को समझना है तो मैं नौजवानों को दावत दूंगा कि आप बीजेपी के वेबसाइट के ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की का आर्टिकल है, जिसको बड़े फख्र के साथ हर संघ परिवार का आदमी बोलता है कि इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा कि अगर मुसलमानों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, साफ और वाज़ेह अल्फाज में उसमें लिखा गया। क्यों आप भरोसा नहीं कर सकते हम पर? किस बुनियाद पर भरोसा आप नहीं कर सकते? क्या आप ठेका लेके रखे हैं कि आप सर्टिफिकेट देंगे तो मैं वफादार, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहां का गद्दार? यही चीजों के खिलाफ मजलिस आवाज उठाती है। और आज आप देख रहे हैं कि आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस संघ परिवार से मुकाबला कर सकेगी। हर जगह कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। हमारे रियासत में क्या मौकफ है कांग्रेस का? ऐवान असेंबली में देख लीजिए कि जो तेलंगाना के कांग्रेस के लीडर हैं वो चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तेलंगाना के कांग्रेसियों को नहीं मानते, एक ही पार्टी में है और मुख्तलिफ ग्रुप में बटे हुए हैं। ये कैसे मुकाबला करेंगे आरएसएस संघ परिवार का? और क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। पिछले 15 दिन में 4 ईसाई पादरियों को जान से मार दिया गया। वकाराबाद में एक पादरी को मारा गया। इतनी बुरी तरह से ये आरएसएस खराब हो गए, उसके इतना पेट पर ऐसी चाकू से मार मारे कि 2 दिन वेंटिलेटर पर यशोदा दवाखाने में था वो ईसाई पादरी, उसके बाद खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका?
यही तो बताना चाह रहा हूं कि फिरका परस्ती की बात करने वाले, फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वाले और हर बार यही बोलते कि अकबरुद्दीन की स्पीच, अरे मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमको अदलिया पर भरोसा है। जिस तरह वरुण गांधी को अदलिया ने बाइज्जत बरी किया, हमको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान की अदलिया भी अकबरुद्दीन अवैसी को इस मुकदमे में बाइज्जत बरी करेगी। हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर सवाल यह पैदा होता है, जब आप हेट स्पीच की बात करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हेट स्पीच क्या है फिर? अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 दिसंबर 92 को यह तकरीर नहीं की थी, एक दिन पहले बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले, कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे? क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? जिन लोगों ने नारा लगाया था, नौजवान आज यहां पर हैं जो शायद उस वक्त उनकी पैदाइश होगी 1992 में, उस वक्त एक नारा लगाया गया था कि एक झटका और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। क्या वो हेट स्पीच नहीं था? कितने लोगों को बुक किया गया था? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे आयद किए गए? किसी के खिलाफ मुकदमा आयद नहीं किया गया। कि यही आज बीजेपी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, क्या इसने नहीं कहा था गुजरात में, क्या इसने गुजरात में नहीं कहा था 2002 में? अगस्त का आउटलुक मैगजीन उठाकर देख लीजिए, अगस्त 2002 का आउटलुक मैगजीन उठाकर देख लीजिए, जिसमें लिखा गया कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम ये रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि इनके 2 और इनके 5 और पैदा कर सके। क्या ये हेट स्पीच नहीं थी? क्या उसी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? उस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिंगडो साहब थे, जो आज वखाराबाद में रहते हैं, इनका नाम लेकर कहा जेम्स लिंगडो, ये ईसाई है, ये रोम से आए हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं थी? अरे हर चीज आपको खोल खोल के बता सकती मजलिस, मगर इनके पास हमारी बात आई तो हम मुजरिम हो गए, बगैर अदालत के फैसले के हम मुजरिम हो गए, और आप दूध के धुले हुए हैं। परसों इंतखाबात हुए गुजरात के, तो क्या उसमें मोदी ने नहीं कहा कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर के बारे में, अहमद भाई पटेल? क्या वही इंतखाबात में मोदी ने नहीं कहा कि हमको मुशर्रफ से मिला दिया था, मियां मुशर्रफ को हम कामयाब करें? सोहराबुद्दीन को कहा कि सोहराबुद्दीन को नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? सादी विरतांबरा की तकारीर हेट स्पीच नहीं है? उमा भारती की तकारीर हेट स्पीच नहीं है? मगर हमारे पीछे क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो जुर्म है, आप बोलते जाएंगे। याद रखो, इस मिजाज को तब्दील करना पड़ेगा, इस मिजाज को तो वो कानून नहीं है, हम बोलेंगे तो कानून की गिरफ्त में आएंगे। ये कौन सा इंसाफ? ये कौन सा इंसाफ? और मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तुम जैसा जैसा मुकाबला करोगे, हम उस तरह का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम खामोश हरगिज नहीं बैठेंगे। कोई अगर हमको कहेगा कि कुत्ते का बच्चा कहेगा, तो हम भी पलटा के बोलेंगे तेरा खानदान कुत्ता, तू कुत्ता, तेरा हर चीज कुत्ते का बच्चा। जब उस पर जुर्म नहीं आयद होता, जब उस पर मुकदमा आयद नहीं होता, तो मुझ पर कैसे आयद होगा? मैं भी कहूंगा कि हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। बोलने के बाद मैं भी कहूंगा कि नहीं, मैं तेरे को नहीं बोला, तेरे बाप को बोला, तो क्या करेंगे आप? कैसे होगा ये? क्या इस मुल्क में इसी तरह धज्जियां उड़ाते जाएंगे? क्या कहती है बीजेपी का वज़ीर उज़्मा का उम्मीदवार मोदी? कहता है कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की बात करती है। याद रख, गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जिसमें हर लोग के किस्म के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, उनकी तहजीब अलग है, क्षत्रिया की तहजीब अलग है, रेड्डियों की तहजीब अलग है, कम्माओं की तहजीब अलग है, दलित भाइयों की तहजीब अलग है। हमारे ओबीसी में कई ग्रुप है, यादवा है, पद्मशाली है, मुनूर कापू है, इनकी तहजीब अलग है। तो क्या इन सबको एक कर देंगे आप? नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अगर है तो इसी चीज की वजह से हमारे मुल्क में जो अंग्रेजी का लफ्ज है डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में। मगर बीजेपी आरएसएस क्या बोलती? नहीं, खाली आला जात के लोगों की सोच और फिक्र गालिब आ जाना, यहां पर कोई डाइवर्सिटी नहीं रहना, यहां पर दलितों की तहजीब खत्म कर दो, कबायलियों की तहजीब खत्म कर दो। और फिर ये तमाम तमाशे
इसलिए इंडिया फर्स्ट की बात करने वालों, तुम हिंदुस्तान के दस्तूर को नहीं पढ़े और पढ़ भी चुके तो तुम उसके खिलाफ काम करने की बात करते हो। पढ़ो कभी जाके नौजवानों, हिंदुस्तान का दस्तूर दफा 25 से 30 तक क्या कहता है। दस्तूर की दफा 25 से 30 ये कहता है कि मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को बचा के रखना, यही इसका स्पिरिट है। दफा 25 से लेकर दफा 30 तक जो हमारे मुल्क का फंडामेंटल राइट है। कैसे आप कहेंगे कि इंडिया फर्स्ट, फिर बीजेपी बोलती, मोदी बोलता कि गुजरात में 2 कानून बनाए गए। क्या कानून बनाया गया गुजरात में कि अगर आप अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं तो नहीं तब्दील कर सकते। यह कानून बनाया गया गुजरात में। यह और बात है कि गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं की, कानून नहीं बना, मगर असेंबली में तो बिल पास हुआ। अब बताइए, सबका विकास सबका साथ कहां पर हुआ? इंडिया फर्स्ट कहां पर हुआ? इंडिया फर्स्ट नहीं, हिंदुत्व फर्स्ट की बात करने वाले ये लोग। ये आरएसएस की तहजीब को, उसकी सोच को अगर आरएसएस को समझना है तो इंशाअल्लाह कभी एक जलसे में गुरु गोलवालकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स के एक एक सफों को आपके सामने रखूंगा, जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि कितना जहर इसमें है हमारे ताल्लुक से, कितना जहर दलितों के आस्ते है, कितना जहर हमारे ओबीसी भाइयों के आस्ते है। और बीजेपी सबको धोखा दे रही है। आरएसएस इनका असल ताकत है, जो नागपुर में बैठकर जो फैसला करते ये लोग, आरएसएस उस पर अमलवारी करती और फिर आरएसएस वाले बयान देते कि बच्चे पैदा करो। अरे आप खुद शादी नहीं करते और दूसरों क्यों बोल रहे आप बच्चे पैदा करो? कोई आरएसएस का जो नागपुर में बड़े बड़े कायदीन है, जो खाकी चड्डी पहनकर बड़े बड़े परेड करते सुबह शाम, कोई शादी नहीं करते और ये कहते हैं मुसलमान की आबादी बढ़ रही। कहां हमारी आबादी बढ़ रही? गलत बात है। आदादो शुमार इस बात को बताते कि हमारी आबादी इस तरह से नहीं बढ़ रही। 2001 का सेंसस आया, उसने कहा कि यकीनन तमाम तबकों में हमारी आबादी ज्यादा है, मगर हमारी आबादी का ग्रोथ रेट गिरा। तो ये आरएसएस बोलती नहीं आबादी बढ़ रही, पूरा इनका कब्जा हो जा रहा। कहां कब्जा हो रहा? अगर कब्जा भी हो गया तो कौन सा बुरी बात है? क्या मुल्क हमारा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान से वफादारी नहीं कर सकते? अरे जहां पर हमने 700 साल जहां बानी हुकूमत की, जबकि हमने हर चीज इस मुल्क के लिए की, क्या दोबारा नहीं कर सकते? और आपने क्या किया बताइए। इसीलिए मैं अजीज दोस्तों समझने की जरूरत है। और अफसोस यह है कि बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली, तेलुगु देशम नुकसान उठाई। 2004 में तेलुगु देशम की धज्जियां उड़ गई। कहां उसके 180 एमएलए और 45 पे नायडू आ गए थे, बीजेपी के साथ सफर किए थे, मगर आज दोबारा अलायंस करने जा रहे हैं और ये दोनों मिलकर ये समझ रहे हैं कि इनकी सीटों में इजाफा होगा। चंद्राबाबू नायडू ख्वाब देखने के आदी हैं। चंद्राबाबू नायडू बाजों ऐसा लगता है कि उनके ससुरे एक्टर थे तो उन्होंने समझते कि मेरी फिल्म भी सुपरहिट हो जाएंगी। नायडू साहब, आप अपने ससुरे को धोखा दिए, आप अपने ससुरे के नहीं हुए तो आपकी कोई पिक्चर हिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं नायडू साहब, आप बीजेपी से अलायंस करो और जुबली हिल से आके इंतखाबात लड़के देख लो, हम आपको हरा के बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों चंद्राबाबू नायडू परेशान है? क्यों नायडू ये कह रहे हैं कि मैं शेरलिंगमपल्ली जाऊंगा? कहां का शेरलिंगमपल्ली जा रहे? जुबली हिल में आ जाओ या गली गली में शेर है, उससे मुकाबला करो, मालूम होगा आपको। क्यों करना चाह रहे शेरलिंगमपल्ली? कभी बोलते शेरलिंगमपल्ली से लड़ेंगे, कभी बोलते वहां से चित्तूर का उनके आबाई हल्के से लड़ेंगे, कभी रिपोर्ट आती कि नहीं मलकाजगिरी से लड़ेंगे। अरे जुबली हिल से लड़के बताओ, वो क्यों केबल वाले को उतार दिया आप मैदान में? उन्हें जानता ना पहचानता जुबली हिल में किसी को, कोई नहीं जानता बेचारे को, वो कहां से किधर से आया। मगर मकसद क्या है कि बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती तेलुगु देशम बीजेपी से। साफ और वाज़ेह अल्फाज में आपसे कह रहा हूं। 4 रियासत के लिए असेंबली इलेक्शन हमारे सामने है। बताइए आप, राजस्थान में कोटा एक इलाका है जहां पर बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की। मेरे दिल्ली में एक बहुत बड़े सहाफी मेरे दोस्त हैं, वो इलेक्शन का कवरेज करने अपने अखबार से गए, डीएनए अखबार।
उनका नाम इफ्तिखार गिलानी। इफ्तिखार गिलानी ने मुझे बताया कि जब वहां पर गए तो कांग्रेस की तरफ से इंतखाबी मुहिम कैसी हो रही देखो आप। मिसाल के तौर पर ये आपके एरिया में आ गए कोई और ये बताया गया कि देखो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर आ रहे दिल्ली से या बहुत बड़े लीडर हैं इंतखाबी मुहिम चलाने आ रहे, जरा आप लोग मुलाकात करिए। तो जाहिर है लोग बोले चलो अच्छा है भाई, मस्जिद के पास जैसा मस्जिद है वहां जाइए, वहां मुलाकात हो जाएंगी। तो जो बड़े कायद इनके आए अपनी गाड़ी खुद चला के आए, उन्होंने राजस्थान के रिटायर्ड आईजीपी हैं और आईजीपी साहब गाड़ी में आए, मस्जिद के सामने लोग नमाज पढ़ के निकल रहे और लोग हैरान हैं कि जिसको बड़ा आदमी समझ रहे थे वो अपनी गाड़ी में इतना बड़ा कुत्ता भी है उसके साथ, इतने बड़े कुत्ते के साथ गाड़ी में अल्सेशन कुत्ता है डॉग। आप इंतखाबी मुहिम को आगे, अरे भाई जरा लिहाज तो रखना। ये क्या इनके बड़े लीडर है, ये गुरूर और तकब्बुर जो इनमें पैदा हो गया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, कहां जाते, हमारे को नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे। अरे याद रखो कांग्रेस वालों, दीन इस्लाम में जिस्मानी खुदकशी हराम है मगर सियासी खुदकशी हराम नहीं है। सियासी खुदकशी हराम नहीं है। मैं खुदकशी नहीं करने जा रहा हूं, मैं अपना हक लेने जा रहा हूं। अगर हम जुबली हिल में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे तो यह हमारा हक बनता। क्यों नहीं हम कामयाब हो सकते यहां से, क्यों नहीं हम अपने मसाइल को हल करवा मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से काम करते तो यकीनन ये सीट हमारी निकल जाती और भी बल्दिया के सीट निकल जाते। मगर बोरा बंडे में मजलिस की कामयाबी क्या पैगाम दे रही है? बोरा बंडे की कामयाबी ये बता रही है कि कांग्रेस, हमने कहा तुम्हारा मकसद वही है, हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं मिलता पार्लियामेंट में लड़ने के लिए तो बीजेपी क्या करती, किसी एक अपने ही चमचे को खड़ा कर देती। वही काम किया बोरा बंडे में। और क्या किया, मैं सलाम करता हूं बोरा बंडे की आवाम को कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे ओबीसी भाइयों ने मंजिल के उम्मीदवार को कामयाब किया। यह सेकुलरिज्म की कामयाबी है, यह सेकुलरिज्म की कामयाबी है। हम जब सवाल करते हैं इन तमाम तेलुगु देशम, कांग्रेस, टीआरएस, वाईएसआर, अच्छा आप सेकुलर है हम कम्युनल है, हमको यह तो बताओ भाई आप कितने मुसलमानों को कामयाब करें आप। आखिर क्या है कि आंध्र प्रदेश की सियासत में बैकवर्ड क्लास, दलित, मुसलमान, क्रिश्चियनों का कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस रेड्डियों की जमात, वाईएसआर रेड्डी की जमात, टीआरएस वेलमाओं की जमात, तेलुगु देशम कम्माओं की जमात, ये पूरे आला जात की जमातें, तो फिर आखिर मुसलमान, दलित, ओबीसी, ईसाई कहां पर जाएगा? क्या यह फिरका परस्ती नहीं है कि कांग्रेस में रेड्डियों का गलबा, तेलुगु देशम में चौधरियों का गलबा, टीआरएस में वेलमाओं का गलबा, वाईएसआरसीपी में रेड्डियों का गलबा? फिर कहां जाएंगे ये लोग? हमारे ओबीसी भाई 50% है आबादी में, मुसलमान 15% है, दलित और कबाइल को मिलाए तो 22%, ईसाइयों को मिलाएंगे आप तो करीब 10% के करीब ईसाई। किया ईसाइयों ने 5 फरवरी को निजाम कॉलेज में हमारे ईसाई लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं, वो क्रिश्चियन पार्टी बना रहे हैं। मैं इसका खैर मुकद्दम करता हूं, वेलकम करता हूं। यह फैसला बहुत पहले लेना था ईसाई भाइयों को, अब ले रहे हैं। अब बताइए कौन फिरका परस्त है? क्यों नहीं आप हमको हमारा हक देते? 119 तेलंगाना में सीटें हैं असेंबली की, कितने मुसलमान जीत के आए, कितने ओबीसी जीत के आए, कितने क्रिश्चियन जीत के आए? बताओ मुझे, क्या यह तुम्हारी फिरका परस्ती नहीं है? वहां पर सीमांध्रा में 175 असेंबली सीटें, कितने लोग जीत कर आए बताइए मुझे आप। यही फिरका परस्त हम बीजेपी से मिलने के बाद ये हम तमाम के लिए एक लम्हे फिक्र है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत ही मजबूत अलायंस है, हम इसको हंस के नहीं उड़ा सकते। इसके लिए मुनज़्ज़म काम हमको करना पड़ेगा, मुत्तहदा तौर पर हमको काम करना पड़ेगा। और अगर जिस तरह बल्दिया के इलेक्शन में हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ तो खुदा ना खास्ता कहीं पर भी, चाहे जुबली हो, हैदराबाद सिकंदराबाद के पार्लिमानी इलाका हो या तेलंगाना का हो या आंध्र प्रदेश का हो या हमारा मुल्क का हो, अगर कमजोर तबकात, ईसाइयों का, मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज कम होगा तो इसका रास फायदा बीजेपी को होगा, इसका रास फायदा बीजेपी को होगा। इनकी पूरी कोशिश यही है कि हर जगह पर फिरका परस्ती के माहौल को पैदा कर दो। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, अब रास बात कर रहे हैं
असल अपने एजेंडे पे आ गई आरएसएस। गोवा के जलसे में मोदी ने कह दिया कि गोवा वाहिद रियासत है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बताइए आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी इनके एजेंडे में शामिल है। बाबरी मस्जिद की जगह से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। वो भूल रहे कि ये वो शख्स है जो 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, जो 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है। इससे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। और वो शख्स जिसके नाक के नीचे गुजरात में खून की होली खेली गई, वो शख्स जिसके नाक के नीचे गुजरात की तमाम अहमदाबाद की गली कूचों में घरों को जलाया गया, मासूम इंसानों का कत्ल हुआ, और लोग कहते नहीं कब तक आप याद करेंगे, 2002 के बाद कोई गुजरात में फसाद नहीं हुआ। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर फसाद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हुआ। फसाद अगर नहीं हुआ तो हमारे ऐसे कई हिंदू भाई हैं जो सेकुलर हैं, चाहे वो तीस्ता शीतलवाद हो, या फिर ये प्रदीप शर्मा हो, या संजीव भट्ट हो, या फिर वो तमाम पुलिस के रिटायर्ड लोग हो, जिन्होंने मुनज़्ज़म मुत्तहिदा कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट, ये लोग तो हर वक्त फसाद कराने पे तुले हुए। अब बड़े बुलंदबांग दावे करते कि नहीं 2002 के बाद नहीं हुआ, 2002 के बाद भी हमेशा हमले हुए। मैं खुद गया था गुजरात को, बड़ौदा में एक दरगाह को, मस्जिद को शहीद किया गया था। मैं वहां से जाकर जख्मी लोग, यकीनन फिरका परस्ती है, इसका खात्मा अगर करना है तो अपनी जमात से वाबस्ता हो जाइए। आज लोग तंग हैं, चाहे कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो, बीजेपी हो, आवाम देख रही है कि इनके पास कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी बात कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। 55 साल से जमात हर वक्त में, हर मरहले में आपके सामने थी, और लोग आज बहस कर रहे कि मुल्क में सादगी अख्तियार करना है पॉलिटिशियंस को। दारुस्सलाम को कभी आकर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि क्या सादगी का मतलब क्या है। नौजवानों, मैं तुमको दावत देता हूं, कभी आओ दारुस्सलाम को, आकर देखो हम कैसा काम करते हैं। लोग तो बहुत बातें करते हैं, देखो एक कमरे में पूरे एमएलए बैठते, एक हाल में अराकीन बल्दिया बैठते, कोई भी जाकर मुलाकात कर सकता, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई दरवाजे बंद नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड रोकता नहीं है। आप जाइए, जाके बात करिए। अरे हद तो ये हो गई कि मामूली कारपोरेटर या एमएलए से मिलना है तो एमएलए साहब अपना फोन नहीं उठाते, पीए फोन उठाता उनका। अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज। और अजीज दोस्तों, लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि दिल्ली में फ्री पानी दिए, अच्छा करे। यहां हमारे पास क्या इल्जाम लगाते हम पे, वहां केजरीवाल लाइट काटा तो हीरो बन गया, और हमारे इलाकों में लाइट वाले धावा मारते तो पाशा खादरी आते, अफसर खान आते, हमारे लोग भागते वहां पर, विजिलेंस वालों को भगाते, तो अखबार में लिखते मजलिस के गुंडे आके भगा दिए। केजरीवाल करा तो हीरो, हम करे तो गुंडे। ये कौन सा आपका इंसाफ है? फिर अखबार में रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम इलाकों में लाइट का। अरे तुम्हारी लाइट का नुकसान हो रहा तो क्यों हो रहा? हम चोरी करके लाके देंगे तुम्हारे को पैसे। एक यूनिट की कीमत क्या है, कितनी कीमत है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 5 साल में 10,000 करोड़ का बोझ आवाम पर डाल दिए। बरखी की कीमत में इजाफा कर दिया गया, टैरिफ में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर गरीबों को की कमर तोड़ दी जा रही है। और जब मजलिस एहतजाज करती है, डिस्कनेक्शन करने को आते, अब हम कितना समझाएंगे? हमारे लोग माहिर फन है, वो नया मीटर लाके लगाए कहते कहां से कि उसका भी निकालिए फार्मूला। मैं परेशान, अरे बोला मियां क्या कर रही है? तो बोले कहां से लाएंगे? अंदर से आवाज आई, कहां से लाएंगे? खाना खिलाएंगे बच्चों को या लाइट के पैसे देंगे? बात सही है, इतनी महंगाई है। महंगाई कितनी है बताइए आप? सिलेंडर आप 9 दे रहे, कल वहां पर तकरीर में बोल दिए 12 कर दो, अच्छा 12 हो गया। कहां से ला रहे पैसे? गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट में दे रही, 2-2 महीने तक सब्सिडी के पैसे अकाउंट में नहीं आते। कैसे सिलेंडर खरीदेंगे हम? आज हमारे खिलाफ हम लाइट वालों को रोकते, हसन नगर में पाशा खादरी रोके तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख दिए कि साउथ में सबसे बड़ा नुकसान है, और मजलिस के लोग रोकते। रोकेंगे हम, हमेशा रोकते हैं, रोकेंगे तुम्हारे को।
तुम कीमतों में कमी लेकर आओ, बरखी की जो सप्लाई है बराबर करो। और पानी नहीं आता हमारे घरों में, हर एक के घर में मोटर है, लाइट नहीं है तो मोटर से पानी कहां खींचेंगे आप? कहां से खींचेंगे पानी? ऐसा पानी देते जैसा तबर्रुक दे रहे गवर्नमेंट। तबर्रुक समझना है उसको। अरे मशीन लगाए तो पानी खींचता हूं उन्हें, नहीं आप लाइट का मीटर नहीं। अरे कहां से करेंगे फिर? गरीब क्या करेगा फिर? गरीब कैसे महंगाई के दौर में कैसा मुकाबला करेगा? जितने दावे होंगे हम जाएंगे, ठहरेंगे, रोकेंगे, तुम्हारा हर महाज पर हम मुकाबला करेंगे। तुम क्या लिखते लिख लो हमारे को, तुम गुंडे लिखो, आईएसआई का एजेंट लिखो, जो लिखते लिखो, हमको उसकी फिक्र नहीं है। हम गरीबों के हक का तहफ्फुज़ करेंगे, आवाम पर अगर जो बोझ डालेगा उससे मुकाबला करेंगे। ये तो काम सियासी जमात का है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मगर बताना यह चाह रहा हूं, उन्होंने वहां लाइट काटे तो चीफ मिनिस्टर बन गए, हम यहां रोक रहे तो हमको गालियां दे रहे आप। अरे अखबार वालों, एक पॉलिसी को अपनाओ, एक पॉलिसी को अपनाओ। कहां से गरीब लाके पैसे देगा? एक एक घर में अगर 2 कमरे 3 कमरे का घर है तो 4-4, 6-6 हजार रुपये लाइट का बिल कहां से लाके देंगे? कहां से लाके देंगे? बच्चों की फीस, खाने की कीमतें। अजीज दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एतबार से कांग्रेस की हुकूमत कमजोर पड़ती जा रही है। ये सुधरने का नाम नहीं लेते, इन्हों सुधरने का नाम नहीं लेते। असेंबली में बहस हो रही तो कांग्रेस के मिनिस्टर बोल रहे निजाम क्या किया? अरे तूने से नाम निजाम का लेना,